आज की यह वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हिंदी व्याकरण का पहला भाग होगा और इसमें हम उस तरह के क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी के पिछले साल में पूछे जा चुके हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का ये रामबाड़ होगा। यहाँ पे कुल मिला के 15 वीडियो आएगी। अगर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी में इससे कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको इसका टेस्ट देना है या फिर पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप पे जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करें वीडियो। उससे पहले आपको बता दें कि इस तरह हम और भी वीडियो लेकर आएंगे, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। यहाँ पे आपके विकल्प है ल, प, च, ट और ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 1/10/2019 को सेकंड शिफ्ट में। तो यहाँ पे ये भी पता चलेगा आपको कि कौन एग्जाम किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का लिए 5 सेकंड का वक्त मिलेगा। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, अगर हम अंतस्थ की बात करें तो ये होता है य, र, ल और व, ये 4 होते हैं। तो इनमें से अगर कोई मिल रहा है तो ये है केवल ल। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। यहाँ पे आपके विकल्प हैं बड़ी ई, बड़ा आ, औ और ए। तो अगर हम बात करें कंठ तालव्य की, तो कंठ तालव्य का ये मतलब होता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों के सहयोग से हो, उनको हम कहेंगे कंठ तालव्य। और ऐसा कौन कौन वर्ण होते हैं, एक होता है ए और एक होता है आए। बस यही दो ऐसे वर्ण है जो कि कंठ तालव्य होते हैं। अब इनमें से अगर आप विकल्पों को देखेंगे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी उसी दिन सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, ऑप्शन देखिए और अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। ये पूछा गया था उसी दिन, लेकिन ये पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था। देखिए, यहाँ पे अगर अनुस्वार के बारे में आपको बताएं तो अनुस्वार किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण होता है। जैसे कि अगर आप क का देखेंगे, क का तो 5वां अंग होता है। उसी तरह ट है, त है, म है। तो इसी तरह किसी भी व्यंजन का जो 5वां वर्ण होता है वो होता है अनुस्वार। जैसे कि यहाँ पे अगर विकल्प आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। नाक से भी निकलती है, तो इनको हम कहते हैं अनुनासिक। दो चीजें होती हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, मतलब कि नाक से निकलती है, उनको कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक। और जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उनको कहते हैं निरुनासिक, निरुनासिक। तो ये दो चीजें होती हैं, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन उसी दिन पूछा गया था पहले शिफ्ट में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, और ये लोअर सेकेंड का है। 30 सितंबर 2019 को जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट का। इन सारे क्वेश्चनों को देखने से ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि आगे जो भी यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम होगा, लेखपाल हो, बीडीओ हो, जो भी, चाहे वो लोअर हो, तो वहाँ पे इन क्वेश्चनों के रिपीट होने के चांसेस हैं। अगर बाय द वे ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं तो इनके ही आसपास क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है संयुक्त स्वर के बारे में कि कौन संयुक्त स्वर नहीं है। तो अगर बात करें हम संयुक्त स्वर की, तो ये होता है ए, आए, ओ और औ। अगर ह्रस्व स्वर बताएं आपको, ये होता है अ, ई, उ और रे। अगर दीर्घ स्वर बताएं तो दीर्घ स्वर होता है आ, बड़ी ई
और बड़ा ऊ। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि पूछा गया है कि कौन संयुक्त स्वर नहीं है, तो ये होगा बड़ा ऊ, क्योंकि संयुक्त स्वर जो यहाँ पे लिखा है हमने इसमें ये नहीं है। बड़ा ऊ क्या है, तो ये दीर्घ स्वर है। यहाँ पे कहा गया था कि नहीं है, वही आपको बताना था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 30/9/2019 को सेकंड शिफ्ट में। तो यहाँ पे कहा गया है दंत, तो दंत में देखिए, दंत में जो त वर्ग होता है यही दंत होता है, जैसे कि त, थ, द, ध, न, र, ल और इसके अलावा स। त, थ, ध, न के अलावा र, ल और स ये भी दंत में आते हैं। तो अगर इनके हिसाब से आप देखेंगे कि कौन इसमें नहीं है, तो केवल एक ही ऑप्शन है और ये है य। इस क्वेश्चन का उत्तर डी वाला सही होगा। यहाँ पे पूछा गया था कि दंत नहीं है, तो दंत में इतने सारे वर्ण आते हैं। अब केवल अगर आपको केवल त वर्ग पता होगा तो उससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ल भी दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि र, ल और स ये भी दंत होते हैं। अगला है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके तहत नहीं आता है। देखिए, अगर हम बात करें जीभ के आधार पर जो विभाजन होता है, तो जीभ के आधार पे जो विभाजन होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। ये 3 विभाजन होते हैं जीभ के आधार पे। लेकिन यहाँ कहा गया है कि इनके तहत में नहीं आता है, तो इनके तहत में नहीं आता है विवृत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब विपरीत स्वर क्या होता है, तो विपरीत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे कि आ का उच्चारण करिए, आपका मुंह पूरा खुलेगा, तो इस तरह के शब्दों को हम विवृत कहते हैं। अगर हम मुख को खुलने के आधार पे इसको बांटे, तो ये 4 भागों में बांटे जाते हैं, जैसे कि पहला है विवृत, दूसरा है अर्ध विवृत, तीसरा है यहाँ पे समवृत और ये होता है अर्ध विपरीत सम। ये 4 भाग होते हैं। तो देखिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको जाना होगा नीचे, यहाँ पे आपको UPSSC एग्जाम दिखेगा। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप हिंदी ग्रामर देख सकते हैं UPSSC के लिए, यूपी के जीके, जनरल नॉलेज, पिछले साल के पेपर एग्जाम वाइज यहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप देख पाएंगे क्लिक करके। तो वीडियो देखने के बाद ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक, देखिए कहा जाता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ का अगला वाला भाग स्पर्श होता है तथा श्वास जीभ के दोनों पश्चों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में बस एक ही पार्श्विक ध्वनि है, जो है ल। कहीं पर भी आपसे पार्श्विक ध्वनि के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा, ल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। ये लोअर 30/9/2019 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अब अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए। इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन कमेंट आपको बताएंगे, उसके हिसाब से आप बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। जो ट वर्ग में शब्द आते हैं, जैसे कि ट वर्ग में जो भी आएंगे ट, ठ, ड, ढ, तो ये क्या कहलाते हैं, कंठ कहलाएगा, तालव्य कहलाएगा। तो देखिए जो क वर्ग में आता है, मतलब कि क, ख, ग, घ और अंग, इनको हम कहते हैं कंठ। जो च वर्ग में आता है, मतलब कि च, छ, ज, झ, इया, इनको हम कहते हैं तालव्य। इसके अलावा जो त वर्ग में आते हैं, इनको हम कहते हैं जैसे कि त, थ, द, ध और न, इनको हम कहते हैं दंत। तो यहाँ पे कंठ, तालव्य और दंत हमने देख लिया, यानी कि जो ट वर्ग की बात की गई है ये होते हैं मूर्धन्य। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केन सुपरवाइजर 31/8/2019 के में
ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर, ये तो हमने आपको बता दिया है दीर्घ स्वर के बारे में, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ हमने आपको बताया है अभी। तो दीर्घ मतलब कि बड़ा वाला होता है, यानी कि अगर आप आ को देखेंगे तो ये दीर्घ होगा और यही आपका उत्तर सही भी होगा। यहाँ पे अगर ऊ के बारे में कहा गया है तो ये ह्रस्व होता है। अगर ए को देखें तो ए होता है संयुक्त। संयुक्त के बारे में हमने आपको 4 बताया था, ए, आए, ओ और औ, ये संयुक्त होते हैं। ह्रस्व में 4 होता है, औ, ई, उ और रे। दीर्घ में 3 होता है, दीर्घ में अ, बड़ी ई और बड़ा ओ। तो इस हिसाब से आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। अगला है कि च, छ, ज, झ, इया, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। लोअर सेकेंड 28/7/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरह से देखा है तो अब तक आप बता दिए होंगे अपना उत्तर, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है। तो देखिए, इनको हम डायरेक्ट बता देते हैं। इनको कहते हैं तालु। तालु कहते हैं। तो तालब में भी कई आते हैं, जैसे कि च, छ, ज, झ, इया तो आता ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वर्ण आते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि ई, बड़ी ई, ये दोनों। और इसके अलावा य भी होता है और स, ये होते हैं पूरा तालव्य में, मतलब तालु से काउंट मतलब उच्चारित किए जाते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में, जो कि हाई लेवल के एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि लोअर हुआ, इस तरह का क्वेश्चन, तो इस तरह का पेपर, तो वहाँ पे ये डायरेक्ट आसान क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अब आपसे पूछ लेगा कि 100 का बताइए। नॉर्मली लोग इतना ही याद रखते हैं, लेकिन 100 का भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। पूछा गया था कनिष्ठ सहायक भर्ती पुनर्परीक्षा 31/5/2019 में। पाँच सेकेंड है आपके पास, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़े और बोलते समय मुख से अधिक हवा निकले तो उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि दूसरा और चौथा, तो इन दोनों को हम कहते हैं महाप्राण। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण, तीसरा होता है अल्प प्राण, चौथा होता है महाप्राण, इस तरह। तो यहाँ पे पूछा गया था दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा से क्या मतलब कि अगर हम क वर्ग का ले लें तो क, ख, ग और घ, यानी कहा गया है कि घ और ख का बताइए, तो इनको हम कहते हैं महाप्राण। इसके अलावा कई और हैं जो कि आपको सेकंड वाले में देख लेना होगा, जो भी आता है सब महाप्राण में आएगा। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। क्वेश्चन में पूछा गया था कनिष्ठ सहायक भर्ती पुनर्परीक्षा 31/5/2019 में। अगर आपने दिया हो सके आपको याद होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आपको नॉर्मली हिंदी ग्रामर के बुक में मिलेगा ही नहीं। ये जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आया था। तो इसके लिए सही उत्तर था संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि, संबल एक संपृक्त ध्वनि है, और जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब इसे हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें सौ और ब, इन ध्वनियों के मध्य में म आ रहा है, तो जो म है यह एक संपृक्त ध्वनि है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे कि सौ और ब के बीच में क्या आया था, म। अगला है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ह्रस्व स्वर के बारे में हमने आपको 2 बार बता दिया है, फिर से बता देते हैं। ये होता है, बस यही 4 होते हैं, यानी कि आपका सही उत्तर होगा 4। अगर आप देखेंगे तो परंपरागत रूप से जो स्वर होते हैं इनकी संख्या केवल 11 ही मानी गई है, जिसमें से 4 ह्रस्व होते हैं, 3 दीर्घ होते हैं, और या फिर दीर्घ में आप देखेंगे कभी कभी संयुक्त को भी जोड़ देता है। अगर केवल 2 भागों में स्वर को बांटे तो दीर्घ में संयुक्त वाले को जोड़ देता है। अगला है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं।
अगर आप चाहते हैं इस तरह की ढेर सारी वीडियो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करिए कि आपको इस तरह की ढेर सारी वीडियो चाहिए। और कुछ वीडियो जो कि ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उन सब के लिए ज़रूरी है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें। उससे ये होगा कि जब भी कोई वीडियो आएगी आप लाइव हमसे जुड़ पाएंगे। तो देखिए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को पूछा गया है। तो जो लिपि चिन्ह होते हैं इनके क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। इसे हम कहते हैं वर्णमाला। ये क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक भर्ती पुनर्परीक्षा 31/5/2019 वाले में पूछा गया था। चलिए कमेंट करके बताइए, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में कितने वर्ण होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। कोई विकल्प नहीं है, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। और एक चीज, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लाइव चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उनके कमेंट को बाद में भी देख पाए। अगला है कि कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक पुनर्परीक्षा 31/5/2019 में। तो ये है अंग और अ। देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे तो इनकी संख्या 13 हो जाती है। लेकिन इनमें जो अंग और अ है इनको स्वर में नहीं काउंट किया जाता है, लेकिन इनका हम यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यही आपको बताना था कि कौन है जिनका आप यूज तो करते हैं लेकिन इनको मतलब काउंट नहीं करते स्वर में। तो देखिए, जो अंगा है और अ है, इसमें अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अ को क्या कहते हैं? विसर्ग। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इन दोनों को क्या कहेंगे मिला लेंगे अगर, तो अयोगवाह। बहुत बार पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी में, बीएड में, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। यूपी ट्रिपल एस में तो बहुत बार पूछा गया है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, ये बताइए। राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से बताने की जरूरत है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। तो चलिए बता देते हैं। अगर हम बात करें क वर्ग की, यानी कि क, ख, ग, घ और अंग, तो इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। उसके बाद से देखेंगे च, छ, ज, झ, इया। इसके अलावा ई, बड़ी ई, य और स, इनका होता है कुल मिलाकर के तालु। यही आपसे पूछा गया था, तालु। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर होगा बी वाला। इसके अलावा भी कई चीज होते हैं, जैसे कि अगर ट वर्ग का पूछ ले तो ट वर्ग में जो भी है, या फिर री का पूछ ले, र का पूछ ले और सौ का पूछ ले, तो इन सब का होता है मूर्धन्य। और अगर त वर्ग का पूछ ले, त वर्ग, या फिर ल का पूछ ले, या फिर इस वाले सौ का पूछ ले, तो ये होता है ओष्ठ। दंत होता है त वर्ग का, इसका दंत होता है दंत। इसके अलावा प वर्ग का, प और प वर्ग के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका होता है ओष्ठ। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा वाले हम इसलिए बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये वाले हैं, क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी इनको पूछना शुरू कर दिया है। अब आपको इन्हें भी पढ़ना होगा। अगला है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, उनको क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया है, राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो अभी हमने आपको बताया कि ये दो हैं, अंग और अ, जिनमें से इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं, और दोनों को मिला करके क्या कहते हैं? अयोगवाह। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करें और इसे थोड़ा शेयर भी करिए, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो जा सके, हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रखें। जीके के लिए ऑलरेडी सीरीज चल रही है और हिंदी के लिए भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एग्जामों में मिला करके सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर ऐप पे मिल जाएगा। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है?
स्वर तंत्रियों के आधार पे बताना है। ये होता है, एक होता है सघोष, दूसरा होता है अघोष। अब ये कितने हैं? तो 2 हैं, यानी कि आपका ये वाला विकल्प सही होगा। राज्य मंडी परिषद परीक्षा 30/5/2019 के पहले शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इनका अगर आपको उच्चारण सुनना है तो ये सुनिए कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों में वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झनकार पैदा होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। जिनमें झनकार नहीं होता है उनको हम अघोष कहते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर ये 2 भागों में बांटा जाता है। जिह्वा के नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 में पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखें इनको क्या कहा जाता है, इनको हम कहते हैं वत्स्य। जिह्वा की नोक जब ऊपर जाती है दांतों की ऊपरी वाली पंक्ति को रोक करके वहां से जो हवा आता है उसको रोकती है और इस समय जो उच्चारण होता है उनको हम वत्स कहते हैं। और जैसे कि आप देखेंगे 9 होता है, 100 होता है, र होता है, ल होता है, ये 4 वर्ण होते हैं वर्ड्स में। तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता था कि इसमें से वत्स्य ध्वनि कौन कौन सी है और यहाँ पे आपको विकल्प दे सकता था। तो इसलिए आपको इनका जो नाम है उसे याद रखना है। यूपी SSS के लिए जो भी हिंदी की क्लास चलेगी उसमें हम आपको ये पूरा कंप्लीट अच्छे से बताते चलेंगे। अगला है, इनमें कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो ग्रीवा के बारे में तो हमने कहीं सुना नहीं है, लेकिन मूर्धा तो होता है, कंठ होता है और दंतोष्ठ होता है। कहा गया है कि नहीं है, यानी कि आपका पहला वाला ही सही होगा। ग्रीवा, ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की ध्वनि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। लघुत्तम इकाई को, तो लघुत्तम इकाई को हम क्या कहते हैं ये बताइए। लघुत्तम इकाई को हम कहते हैं शब्द। आप में से कई सारे लोग वर्ण को बता रहे होंगे, लेकिन वर्ण नहीं होगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखिए। कह रहा है सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक भी हो, उसका कोई अर्थ भी निकले। अब कहेंगे क का क्या अर्थ होता है? कुछ नहीं। अगर क से कमल हो जाए तो इसका अर्थ होता है एक ऐसा फूल जो कि कीचड़ में खिलता है, इस तरह का होता है। तो यहाँ पे सार्थक पूछ लिया है, तब जाके आपका सही उत्तर होगा शब्द। तो इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे यूपी SSS के एग्जामों में। खूब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको हिंदी को इतना आसान नहीं लेना होगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगला है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है? उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है उनको हम कहते हैं प्लुत, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैसे कि ओम, ओम में आप देखते हैं इस तरह होता है। और ओम के अलावा अगर आपको सुनो, सुनो कहा जाए इस तरह, तो यहाँ पे इनको हम कहते हैं प्लुत। अगला है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्तनी के सभी वर्गों को। राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, जैसे कि अगर आप किताब को देख लें तो इसमें क को आप लिख सकते हैं। किताब में क है, फिर ई है, फिर आधा त है, फिर आ है, फिर ब है और फिर अ है। तो इसको हम कहेंगे वर्ण विच्छेद। अगला है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की, पूरे वर्णमाला की नहीं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देखेंगे, मतलब बाद में देखेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। आपको बता दें कि जो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं उनका कमेंट ही सभी लोगों के लिए विजुअल रहता है। अगर जो लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करता है उनका कमेंट
केवल लाइव के समय ही दिखता है, बाद में के लोग उनका कमेंट नहीं देख सकते। तो आप कोशिश करिए कि कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट किया करिए। यहाँ पे इनकी संख्या होती है 25। क्यों? क्योंकि क वर्ग, इसके अलावा च वर्ग, इसके अलावा ट, त और प, इन सब में 5-5 होता है और यही स्पर्श होते हैं। इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन स्पर्श व्यंजन अगर पूछे तो ये होगा केवल और केवल 25। अगला है कि स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? पूछा गया था राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 शिफ्ट सेकेंड में। इनको कहते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, जैसे कि ए आय को कंठ तालव्य कहते हैं। अगर कंठ ओष्ठ की बात करें तो ओ और औ, इनको कंठ ओष्ठ कहते हैं। इसके अलावा अगर दंत ओष्ठ की बात करें तो व को हम दंत ओष्ठ कहते हैं। केवल ओष्ठ की बात करें तो, केवल ओष्ठ की बात करेंगे तो ऊ हो जाएगा, प हो जाएगा, ब हो जाएगा, फ हो जाएगा, भ हो जाएगा, म हो जाएगा। तो ये सारे अलग अलग है। अब आप देख लीजिए कि आपका सही उत्तर किसमें होगा। तो कंठ तालव्य, ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन सही था। अगला है कि हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? क के बाद क के बाद अज्ञा तो आएगा नहीं, च तो आएगा नहीं, क्योंकि च में क का कोई रोले नहीं है। तो यहाँ पे छ आता है, क्योंकि आप छ को लिख सकते हैं क और स। तो क के बाद ही आया है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा कच्छ। और राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण, देखिए अब क्या हो गया है कि यूपी ट्रिपल एस सी एक एक एग्जाम के लिए 10-10 सेट बना रहा है और सब सेटों को परीक्षा में उतार देता है। आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होगा कि कई क्वेश्चन आप में मिलेंगे, सेकंड वाले में नहीं मिलेंगे। तो इस तरह 8-8 सेट तो आसानी से बन जाता है। जूनियर असिस्टेंट जैसे पेपरों के लिए कम से कम 8 सेट बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल रहा है। अगर आप इन्हें सबको तैयार कर ले तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। निम्न में से दंत वर्ण बताना है आपको। तो दंत वर्ण होता है, हमने आपको बताया था, तो अगर आपको याद हो तो ये 100 होगा दंत वर्ण में, क्योंकि जो दंत मूल से उच्चारित किए जाते हैं उनको हम दंत कहते हैं, यानी कि ये 100 वाला इसमें सही होगा। अगला है कि निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक, अनुनासिक होता क्या है पहले तो ये जानिए। अनुनासिक का मतलब ये होता है कि जिनका उच्चारण नासिका और मुंह दोनों से होता है, इनको हम अनुनासिक बोलते हैं। जैसे कि अंग, इया, औड़, न, म, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपके विकल्प में? केवल म, यही आपका सही होगा। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 10/3/2019 में पूछा गया था। अगला है कि ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? ल और स का, जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, और सभी लोग इसे शेयर भी करिए अपने अपने रिस्क पे। कम से कम अगर आप 1 से 2 शेयर करते हैं तो ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो चली जाएगी। ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी यह सीरीज आगे बढ़ेगी। जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भटकने से बढ़िया अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे जाकर आप वीडियो वाले सेक्शन में वीडियो भी देख पाएंगे, टेस्ट भी दे पाएंगे। ये होता है ल और स का उच्चारण स्थान दंत से। फिर से हम आपको बताना नहीं चाहते, क ख ग घ का कंठ से और दंत से होता है त वर्ग के सभी उच्चारण का, और इसके अलावा ल और स यही दंत से होता है। क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट, पेपर हुआ था 19/2/2019 को। अगला है कि स्वरों का उच्चारण होता है कहाँ से? जूनियर असिस्टेंट 19/2/2019 से पूछा गया था। व्यंजनों की सहायता से होता नहीं है, अनुस्वार की सहायता से होता नहीं है, अनुनासिक की सहायता से होता नहीं है, बिना किसी की सहायता से होता है स्वरों का उच्चारण। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है?
तो ये है सघोष। सघोष को मतलब हम जो स्वर तंत्रियां होती हैं उनके आधार पे बांटते हैं, सघोष और अघोष। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कृषि प्राविधिक परीक्षा 15/2/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या फिर ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं। यहाँ पे आपके विकल्प हैं प्लुत, गुरु, मूल और लघु। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 5 सेकंड में। देखिए यहाँ पे जो सबसे कम समय जिनमें लगता है उनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक। लेकिन अगर ह्रस्व से दोगुना की बात करें तो उनको हम कहते हैं गुरु। और ये कहें कि जिसपे सबसे अधिक समय लगता है तो उसको हम कहते हैं प्लुत। जैसे कि राम, तो यहाँ पे जो देर तक उच्चारण हो रहा है यहाँ पे प्लुत स्वर होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कृषि प्राविधिक परीक्षा 15/2/2019 के एग्जाम में। अगला है कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। आपके ऑप्शन है मूर्धन्य, वत्स, काकल्य और कंठ। इनको हम कहते हैं काकल्य। काकल्य बोलते हैं उनको जिनके उच्चारण में जो स्वर तंत्री हैं उनमें कंपन होता है। जैसे कि ह एक काकल्य वर्ण है। ये क्वेश्चन कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंध अशुद्धि नहीं है, मतलब किसमें अशुद्धि नहीं है ये आपको बताना है। ये कृषि प्राविधिक परीक्षा उसी दिन ये भी पूछा गया था। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अशुद्धि नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपका जो सही उत्तर है ये है ऊर्जस्वी। इसके अलावा जो और है उनमें सभी न किसी में अशुद्धि है। जैसे कि अगर आप सबसे पहले बात करें आरोग्य की, तो ये आरोग्य होता है, आरोग्य इस तरह लिखा जाता है। अगर आप ईसाई को देखेंगे तो ईसाई कुछ इस तरह लिखा जाता है। इसके अलावा अगर औसुतुक्य को देखेंगे तो ये उत्सुक है। यानी कि आपका जो विकल्प है ये सी वाला सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन है प्लुत, स्वर, संयुक्त और द्वितीय। तो ये होगा द्वितीय। देखिए यहाँ पे वीडियो को हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताते रहिए। कई चीजें होती हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। जैसे कि अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करें तो ये 4 होता है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। अगर दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो दीर्घ स्वर में केवल 3 होता है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अगर हम संयुक्त स्वर की बात करेंगे, केवल स्वर में देख रहे हैं, तो संयुक्त स्वर में होगा ए, आए, ओ और औ। ठीक, तो यहाँ पे ये कहा गया था कि कौन है जो कि स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो ये है द्वित्व। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अभी हमने इसमें बताया है दीर्घ में बस 3 होता है, बड़ा आ, ई और बड़ा ऊ। तो इनमें कौन नहीं है, तो ये होगा ओ वाला। ओ वाला दीर्घ नहीं है, ये आता है संयुक्त स्वर में। संयुक्त स्वर में ओ वाला आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियां होती हैं केवल 2 प्रकार की। कौन कौन? पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के। कौन कौन? ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ये ग्राम विकास अधिकारी 23/12 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी दिन उसी पेपर में पूछा गया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो UPSSC है पहले
वर्णमाला वाले चैप्टर से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन फिलहाल 2018-19 से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा है, क्योंकि सब लोग इसको छोड़ देते थे और इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये होता है 3 प्रकार के। यहाँ पे 3 प्रकार के कौन कौन? तो देखिए, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे तरह का जो भी स्वर है इनको 3 तरह के रूप में बांटा जा सकता है। अगला है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है स्वर। सबको पता है, जिनका उच्चारण किसी की सहायता से ना हो तो इनको हम स्वर कहते हैं। ग्राम विकास अधिकारी के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था 22 दिसंबर को। अगला है कि ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इया, इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? इनका उच्चारण स्थान होता है तालव्य से। जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ये तो पूरा च वर्ग है, तो च वर्ग का तो होता ही होता है, और लेकिन जो ई और बड़ी ई दोनों हैं इनका भी तालव्य से होता है। चलिए कमेंट करके बताइए, जो क वर्ग है इसका उच्चारण किससे होता है? क वर्ग का कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि एक से अधिक वर्षों के मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के मेल को। ये मिसटाइपिंग है, ये कहते हैं अक्षर। ये ग्राम विकास अधिकारी के 22/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि अगर आप किसी को भी देख लें, क को देख लें, तो इसमें आधा क है और फिर अ है। अगला है कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं 2 तरह की, और 2 तरह की मतलब कौन कौन? स्वर और व्यंजन। अगला है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। ग्राम विकास अधिकारी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 22/12/2018 के। शिफ्ट था इसका पहला, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में होता क्या है पहले तो ये जानिए, लेकिन इसमें अगर देखेंगे आप तो ये होगा व, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इनमें से बस एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन है? अल्प प्राण व्यंजन आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ख, ग, घ और ठ। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 के पहले शिफ्ट में आया था। देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए अल्प प्राण के बारे में पूछा गया है, तो अल्प प्राण उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। इसके लिए अगर आपको शॉर्ट ट्रिक जानना है तो ये जानिए कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला वाला होता है, इसके अलावा तीसरा वाला होता है और 5वां वाला होता है। प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कहने का क्या मतलब है कि जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो ये जो पूरा वर्ग है इसमें से पहला, तीसरा और 5वां ये होते हैं अल्प प्राण। महाप्राण किसको कहते हैं वो भी पूछा जाता है। तो महाप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन है जो कि किसी भी मतलब वर्ग का पहला, तीसरा या फिर 5वां हो। तो केवल है आपको मिलेगा ग। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ग। अगला है कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है ज, क, च और ट। ग्राम विकास अधिकारी के उसी दिन के उसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख सकते हैं कि यूपी SSS पेपर को टफ करने के लिए किसका सहारा ले रहा है? तो उन चैप्टरों का जो लोग अभी तक, जिसको लोग कम वरीयता देते थे, जैसे कि तद्भव, तत्सम, इस तरह के चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे पूछा गया है घोष वर्ण। तो घोष कहिए या फिर इसको एक नए नाम से भी जाना जाता है स्वघोष। एक इसका उल्टा भी होता है अघोष। तो घोष कहिए या फिर स्वघोष कहिए, ये दोनों एक ही हैं। तो स्वघोष कहिए या फिर घोष, इसका मतलब ये है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें हम कहते हैं स्वघोष। जैसे कि जो प्रत्येक वर्ग होता है उसका तीसरा, इसके अलावा चौथा और 5वां, तीसरा, चौथा और 5वां, इसके अलावा
ये तो होते ही होते हैं। इसके अलावा य, र, ल, व और ह ये होते हैं सघोष में। यानी कि अगर आप इसमें विकल्पों में देखेंगे तो आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा ज, क्योंकि ज च वर्ग में पड़ता है। च, छ और ज, और ये तीसरा है, ये पहला, दूसरा और तीसरा। हमने कहा था कि तीसरा, चौथा या पांचवा या फिर य, र, ल, व, ह इसमें से कोई हो तो ये घोष वर्ण में आएगा। अगला है कि निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ, ये भी ग्राम विकास अधिकारी के उसी पेपर में आया था, उसी शिफ्ट में। तो आपको पता ही होगा कि कंठ किसको कहते हैं, तालु किसको कहते हैं, फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज करा दें। अब बात करें हम कंठ की, तो कंठ होता है पूरा पूरा क वर्ग, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इसके बाद से अ, आ, इसके अलावा ह और विसर्ग, ये सभी आते हैं कंठ में। अगर हम बात करें तालु की, तालु में आता है पूरा का पूरा च वर्ग। इसके अलावा छोटी ई, बड़ी ई, इसके अलावा य और बड़ा स, ये आता है तालु में। अब बात करें हम मूर्धा की, तो मूर्धा में आता है ट वर्ग, ट वर्ग के साथ री, और री के साथ आता है र, और इसके अलावा ये वाला स। इसके अलावा अगर आप ओष्ठ को देखेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ओष्ठ में आता है पूरा पूरा प वर्ग, प वर्ग के साथ ऊ और बड़ा ऊ। इसके अलावा अगर आप नासिका को देख लें, जो कि कई बार पूछा गया है, तो नासिका में होता है सबका पांचवा वर्ण, मतलब कि अंग, अड़, इया, अड़, न, म। तो यहाँ पे पूछा गया था ओष्ठ का कौन सा है, तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये वाला इस विकल्प में मिल रहा है, यानी कि यही इसका उत्तर सही होगा। अगला है कि अर्ध विवृत स्वर कौन है। वन रक्षक परीक्षा 2/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इस वन रक्षक के पेपर में 200 क्वेश्चन आ रहे थे और काफी टफ पेपर था, फिर भी 117 पे इसकी कट ऑफ बनी थी। तो आगे आने वाला जो भी पेपर होगा, अगर 12th लेवल पे बात करें, तो वहां के लिए ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, विवृत पूछा गया है, तो विवृत के लिए आपका सही उत्तर होगा आय। विवृत के बारे में अगर आपको बताएं, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में मुख का पूरा द्वार खुलता है, ठीक, जैसे कि आ, ठीक है, ये होता है विवृत। लेकिन यहाँ कहा गया है अर्ध विवृत, तो अर्ध विवृत में क्या होता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में मुख आधा खुलता है, जैसे कि अ, आए, आ और औ, तो ये होंगे अर्ध विवृत, जो कि यहाँ पे पूछा गया था। अगर विवृत पूछे तो विवृत में केवल आएगा आ। इसके अलावा एक संवृत्त भी होता है। संवृत्त में होता है कि जिनका उच्चारण करने में मुख का द्वार लगभग लगभग बंद रहता है, यानी कि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये होता है संवृत्त में। ये वीडियो देखने के बाद आपको यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी के लिए कोई अलग से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताया जा रहा है। अगला है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, उनको हम क्या कहते हैं। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। यहाँ पे आपके विकल्प हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत्त स्वर, अनुनासिक स्वर और निरुनासिक स्वर। तो अगर आपको याद हो, पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि जिस ध्वनि में का उच्चारण केवल मुख से हो, उनको हम कहते हैं निरुनासिक। केवल मुंह, निरुनासिक, निरुनासिक, जैसे कि इसका है। और अगर ये है कि ये मतलब कि वृत्ताकार, यहाँ पर वृत्ताकार दिया गया, तो वृत्ताकार का क्या मतलब है, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो होठ का आकार है वो गोल हो जाए, उनको हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे कि अगर वृत्ताकार स्वरों का कोई उदाहरण पूछ ले, तो ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ। संवृत्त अभी हमने आपको बताया है। अनुनासिक देख लेते हैं। अनुनासिक में क्या होता है कि अनुनासिक में जो उच्चारण होता है मुख के साथ नाक से भी होता है, यानी कि जैसे अगर हमको बोलना हो दांत, गांव, तो इस तरह के जो इसमें जो भी यूज हो रहा है ये होगा अनुनासिक। अगला है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा। देखिए, ये वीडियो चैप्टर वाइज है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन बस एक ही चैप्टर से है, तो ये वीडियो चैप्टर वाइज है।
इसके 3 पार्ट हैं, आपको सभी देखना होगा। तो दीर्घ का अगर यहाँ पे विन्यास पूछा गया था तो ये होगा आधा द, उसके बाद र, इसके बाद ग और र। ये वाला पहला वाला विकल्प सही होगा। वनरक्षक में शिफ्ट सेकंड वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं। अंतस्थ और उष्म वनरक्षक परीक्षा में उसी दिन सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इनकी संख्या अगर दोनों को मिला करके कहा गया है तो इनकी संख्या होती है 4 और इनकी संख्या भी होती है 4, यानी कि 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब आप एक चीज हमें कमेंट करके बताइए। अंतस्थ हम बता देते हैं य, र, ल, व। आप कमेंट करके बताइए कि उष्म वर्ण में क्या क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है कि र का विवरण क्या है। र का विवरण इनमें से क्या है, ये आपको बताना है। इनमें से र का विवरण क्या है यह बताइए। देखिए है वत्स, क्या है र। तो र के बारे में हमने आपको कई बार बताया है। तो पहले आपको एक एक चीज देखना होगा कि इधर से चलते हैं पीछे से कि र अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो र है अल्प प्राण। र क्या है, अल्प प्राण। अब अल्प प्राण वाला देखिए कौन कौन सही है। तो या तो ये सही होगा, नहीं तो ये सही होगा। ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब देखिए कि र सघोष है कि अघोष है, क्योंकि यहाँ पे अघोष और सघोष 2 विकल्प हैं। तो जो र होता है ये सघोष होता है, यानी कि अब ये भी वाला गलती हो गया, यही वाला आपका सही होगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही होगा। र वत्य है, लुंठित है, सघोष है और अल्प प्राण व्यंजन है। वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। काकल्य वर्ण 1-2 बार और पूछा गया था, हमने पार्ट 1 में आपको बताया है। काकल्य वर्ण होता है बस एक ही, और ये है ह। मतलब कि अगर इसका परिभाषा आपको जानना है तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और जो हवा है ये बंद कंठ को खोल करके झटके से बाहर आती है, उनको हम काकल्य वर्ण बोलते हैं। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था 2/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में। अगला है कि य का उच्चारण स्थान कौन सा है। य का उच्चारण स्थान इनमें से कौन है ये आपको बताना है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा तो हमने आपको बताया है, यहाँ जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है य, मतलब क्या है, तालु। तो हर जगह इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, हमने एक जगह बता दिया, आप इसे अच्छे से देखिए। एक बार से नहीं हो पा रहा है तो 2 बार देखिए। सारे वीडियो और इनका टेस्ट देने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। अगला है कि यहाँ पे तालु था, इसका वनरक्षक में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। अगला है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, मतलब कि इनमें से ऐसा वर्ग कौन है जिसमें सभी महाप्राण के हैं। वनरक्षक परीक्षा के पहले शिफ्ट में उस दिन पूछा गया था। तो देखिए अगर आप बात करें अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण में क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और 5वां होता है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है। यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ख है ये दूसरा है, क्योंकि क, ख, ग यह दूसरा है, और छ है तो ये भी दूसरा है, च, छ, ठ है ये भी दूसरा है, ट, ठ, यानी ये सारे दूसरे हैं। और जो दूसरा वाला होता है ये महाप्राण होता है, यानी कि आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श या फिर स्पर्शी के नाम से इनको जाना जाता है। तो स्पर्शी व्यंजन है जगह च होता है, इसके अलावा प होता है, द होता है। तो ये है सब सी वाले विकल्प में, क, च, प, द, ये सभी स्पर्शी व्यंजन है। अगला है कि कंठ तालव्य कौन सा है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है और ये वनरक्षक
कि उसी दिन के पेपर में पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखेंगे कि जो भी 2018 के बाद पेपर हो रहे हैं उनसे इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नॉर्मली सभी लोग इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये होता है ए और आय, कंठ तालव्य ये दोनों वर्ण हैं, और अगर आप उ और उ को देखेंगे तो इनका कंठ ओष्ठ होता है या फिर ओष्ठ होता है। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन है, मतलब कौन है जो कि स्पर्श व्यंजन भी हो, कंठ भी हो, अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो देखिए महाप्राण में अभी आपने क्या देखा, महाप्राण में हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, दूसरा और चौथा। तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि ये दूसरा या चौथा होना चाहिए, जो कि ये पहला है और ये तीसरा है, ये दूसरा है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अगर आपको सारे का नंबर नहीं पता हो, सारे का रूल रेगुलेशन ना पता हो, एक या फिर दो पता हो, तो इस तरह आप लगा सकते हैं। वैसे तो आपका सही उत्तर ख वाला ही होगा, लेकिन ये पहला है दोनों। जैसे क में क का शुरुआत होता है, इसके बाद ये ग होता है तीसरे नंबर पे, ख वाला सेकंड है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है। यहाँ पे महाप्राण पूछा गया है, यानी कि आपका विकल्प सही होगा ख। यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर करना होगा कि यहाँ पे घ भी है, जो कि महाप्राण तो होता है लेकिन अघोष नहीं होता है, सघोष होता है। अगला है कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें। आपको बता दें कि अगर आप इसके रिलेटेड सारी वीडियो पीडीएफ और इसको टेस्ट के रूप में लेना चाहते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लिखते हैं तो वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर इसके लिए डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दंतोष्ठ की बात करें तो ये है व, दंतोष्ठ इसमें से व है, क्योंकि यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं अगर इनको आप देखेंगे एक क्रम करके तो ये है तालु, और फ क्या होता है तो ये है ओष्ठ, और र आप देखेंगे तो ये है मुर्दा, व है दंतोष्ठ। ये आपका सही उत्तर होगा। वनरक्षक परीक्षा उसी दिन के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। संयुक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां, संपृक्त ध्वनियां और पारस्परिक ध्वनियां। तो कहा गया है कि द्वित्व हो जाए मतलब कि जुड़ जाए, यानी कि युग्म बन जाए, यानी कि होगी युग्मक ध्वनियां। अगला है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। यहाँ पे हम 5 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी फास्ट देखनी है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये आपको पता है कहाँ से बढ़ाना है। तो यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ में क्या होता है, तो दीर्घ में होता है जैसे कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये होता है दीर्घ में। अब देखिए इसमें से कोई विकल्प सही है तो ये वाला पहला सही होगा। एक बार रिपीट कर दें, अगर दीर्घ की बात करें तो आ, बड़े ई, ऊ, और अगर ह्रस्व की बात करें तो ह्रस्व में होता है 4, औ, ई, ऊ, छोटा वाला ऊ और रे, ये होता है ह्रस्व में। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 में पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ मतलब कि क्या होता है, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं, बेहद आसान क्वेश्चन है। अंतस्थ माने क्या होता है, य, र, ल और व, इनमें से कोई भी विकल्प में मिल रहा है तो केवल ये मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। महाप्राण व्यंजन, तो महाप्राण व्यंजन में क्या होता है, तो महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा होता है ये महाप्राण होता है, ठीक है। और इसमें आपको बताना है महाप्राण, तो ये है सी वाला, यानी कि भ, प, फ, ब, भ, तो ये चौथा है। तो दूसरा और चौथा होता है महाप्राण, तो ये वाला जो उत्तर है सही होगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण, यहाँ पे आपके विकल्प है। ये क्वेश्चन पूछा गया था क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 शिफ्ट 1 में। एक बार आपको रिमाइंड करा दें कि ये वीडियो हम इसलिए कवर कर रहे हैं, यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया जा रहा है जो कि पूछा जा चुका है, और इससे ये फायदा होगा कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया है अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण में हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी वर्ग का पहला, ठीक,
इसके अलावा दूसरा, इसके अलावा सौ, सौ और सौ, ये होते हैं अघोष वर्ण। अघोष और सघोष होता है, तो पहला, दूसरा, सौ, 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 ये अघोष होता है। अब आप खुद देख लीजिए, तो इसमें से पहला वाला सही होगा, क्योंकि ये प, फ, ब, भ और म होता है, तो ये पहला है, यानी कि यही आपका सही उत्तर होगा। निम्न में कंठ वर्ग कौन सा है? यहाँ पे आपके विकल्प हैं। ये पूछा गया था क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 में, पहले शिफ्ट में। अपना उत्तर कमेंट करके तुरंत बताएं। कंठ पूछा गया है, तो कंठ में क्या होता है? पूरा क वर्ग होता है, पूरा क वर्ग, मतलब कि क, ख, ग, घ, अंग, इसमें कोई है नहीं। इसके अलावा कंठ में अ भी होता है, ह भी होता है, यानी कि इसमें अ है, और यही आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि प, फ, ब, भ और म, ये जो व्यंजन है ये क्या है? क्या ये दंत है, ओष्ठ है, तालव्य है, या फिर कंठ है? तो ये है ओष्ठ। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, प, फ, ब, भ, म, तो इस तरफ। अगला है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजनों को एक साथ जोड़ा जाता है तो क्या कहलाता है? इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जब जोड़ने के बाद जो बनेगा उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे कि अगर हम बात करें त्र की बात करें, तो ये कैसे बनता है? आधा त और र। अगर हम अज्ञा को बताएं तो अज्ञा बनता है आधा ज इया। तो इस तरह जो ये कच्छ, त्र, अज्ञा है और स्र, ये चार संयुक्त होते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें अल्प प्राण के बारे में, जो यहाँ पे कहा गया है, तो अल्प प्राण वो होते हैं जिनको उच्चारण करने में कम हवा निकले मुंह से। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा होता है ये अल्प प्राण होता है। इसके अलावा जो महाप्राण दिया गया है, महाप्राण में होता है दूसरा और चौथा। महाप्राण में किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा, और अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। अगला है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? क्वेश्चन पूछा गया था क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी में। तो देखिए ये तीनों हैं स्वर। चाहे हम बात करें ह्रस्व की, तो अगर ह्रस्व को आप देखेंगे तो ह्रस्व में होता है अ, ई, उ, रे। अगर दीर्घ को आप देखेंगे तो दीर्घ में भी कई होते हैं, जैसे कि आ, बड़े ई, बड़ा ऊ। इसके अलावा ए, आए, ओ, औ को भी दीर्घ में जोड़ लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे प्लूत की, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो प्लूत में आप देखते हैं जैसे कहा जाता है कि ओम, तो ये जो प्रयोग हो रहा है इसको हम प्लूत कहते हैं। अगला है कि सघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा 15/7/2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा गया है सघोष के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सघोष के बारे में कौन है, तो बस आपको ये रूल याद रखना होगा कि हर वर्ग का जो पहला और दूसरा है ये अघोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष होते हैं। अब देखिए इसमें से तीसरा, चौथा और पांचवा कौन है? तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपका सही उत्तर होगा ब, क्योंकि प, फ और ब ये तीसरा मिल रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो अगर तीसरा, चौथा या फिर पांचवा है तो ये सघोष होगा। उष्म व्यंजन कौन सा है? उष्म बताना है आपको। उष्म कितने होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। तो उष्म होते हैं 4। कौन कौन? 100, 100, 100 और ह। देखिए कोई विकल्प है तो विकल्प है, और ये वाला है ह। क्वेश्चन पूछा गया था लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा 15/7/2018 में। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से है? अंतस्थ आसान क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में जो हुआ था, ग्राम पंचायत, ग्राम विकास नहीं, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया अंतस्थ के बारे में, तो अंतस्थ में होगा आपका, अंतस्थ में क्या होगा कमेंट करके बताएं। य, र, ल, व, ये अंतस्थ होता है। अगर आप 100, 100, 100, ह को देखेंगे तो इसे हम उष्म या फिर संघर्षी कहते हैं। अगर आप कच्छ, त्र, अज्ञा को देखेंगे तो इनको हम संयुक्त कहते हैं।
इसके अलावा आप च, छ, ज, झ को देखेंगे तो इनको हम तालव्य आप कह सकते हैं या फिर स्पर्श कह सकते हैं। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं ये आपको बताना है। अभी आपने अंतस्थ को देखा तो उसमें में होता है स, 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 ह। यहाँ पे हमने बताया है स, स, ह को ऊष्म कहते हैं, तो यही आपका सही उत्तर होगा। आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 25/9/2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ें उससे पहले अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो जाए, और लोगों तक इसको पहुंचाना जरूरी है, तभी इस सीरीज को हम आगे कर पाएंगे। अगला है कि हिंदी भाषा में की कुल वर्ण लिपियां कितनी है। ये क्वेश्चन काफी मतलब परेशान करने वाला होता है। 52 दे दिया, 55 दे दिया, 44 दे दिया, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपका सही उत्तर है 52। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ होता क्या है कि जो स्वर होता है, स्वर इसमें 11 को माना गया है। इसके अलावा जो वर्ग वाले हैं, मतलब कि क वर्ग 5, इसके अलावा च वर्ग 5, ट वर्ग 5, त वर्ग 5 और प वर्ग 5। तो अब ये हो गया 25, 25 और 11 जोड़ देंगे हो जाएगा 36। इसके अलावा क्या होता है, अंतस्थ। अंतस्थ में होता है य, र, ल, व, यानी कि ये हो गया 4। इसके बाद से ऊष्म स, 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 ह, ये हो गया 4। इसके अलावा संयुक्त क्ष, त्र, अज्ञा और स्र, ये हो गया 4। फिर अयोगवाह 2, द्विगुण 2। तो इस तरह आप जोड़ेंगे तो सबकी संख्या हो जाएगी 52। जोड़ सकते हैं आप। अगला है कि मध्य स्वर किसे कहते हैं। इनमें से मध्य स्वर कौन है, कमेंट करके बताएं किसको हम मध्य स्वर कहेंगे। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करे उसको हम मध्य स्वर कहते हैं, जैसे कि अ। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 31/7/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ वर्ण कौन है ये आपको बताना है। आसान है, विकल्प देखकर आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कंठ के बारे में, तो कंठ में होता है पूरा क वर्ग, इसके अलावा ह होता है, अ होता है, तो ये आपका विकल्प सही होगा। र म का रूप क्या है, ये आधा र है। अब बताइए कि इसका एक रूप क्या होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, दो में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, जैसे कि एक ये है और एक ये है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे म में अगर आप री जोड़ते हैं तब ये वाली कंडीशन आएगी। अगर इसको देखेंगे तो यही है आधा म और र। इसमें होगा आधा म और र, और इसका तो आप देख ही रहे हैं। जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था 31/7/2016 में। प्र में पूर्ण वर्ण क्या है, मतलब प्र जो है दो को जोड़ के बनाया गया है, इसमें एक आधा प है और एक र है, तो इसमें पूछा है पूर्ण वर्ण, तो पूर्ण वर्ण क्या है र। ये भी जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 31/7/2016 में पूछा गया था। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताइए। देखिए इसमें कई में गलतियां हैं, तो बताइए। यही वाला सी वाला इसका सही होगा। उ आधा द आधा य आ आधा न अ, उद्यान। जूनियर इंजीनियर परीक्षा में ये भी पूछा गया था। 5 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। अगर आप बताएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना है। यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए ये जो भी वीडियो है सभी बेहद महत्वपूर्ण होगी। सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे एक ही जगह आपको मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है।
स्पर्श संघर्षी कहा गया है, तो इसमें से आपका सही होगा जौ। ये अमीन परीक्षा 14/8/2016 में पूछा गया था। अगला है कि ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। आए है, ये है, बताइए। जिनको इस वीडियो के क्वालिटी में कोई इशू लग रहा है, यहाँ पे 3 डॉट को दबाएं, हाई क्वालिटी को सिलेक्ट करें, ये वीडियो आपको क्लीन दिखेगी। देखिए, ए हो या फिर आए हो, ये दोनों का होता है कंठ तालव्य। ठीक है, एक बार आपको बता दें कि अगर हम कंठ की बात करेंगे तो कंठ में होता है क वर्ग पूरा, अ होता है, उसके बाद ह होता है और अंग होता है। इसके बाद तालव्य में च वर्ग होता है, मूर्धन्य में ट वर्ग होता है, दंत में त वर्ग होता है, ओष्ठ में प वर्ग होता है और कंठ तालव्य ये पूछा जाता है। कंठ तालव्य ए आए, और इसके अलावा पूछा जाता है कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ, तो कंठ ओष्ठ में आते हैं ओ और अ। अगला है कि स का उच्चारण स्थान क्या है। इस वाले स का उच्चारण स्थान बताइए। तो स का उच्चारण स्थान है तालु। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 3/7/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, आपको एक चीज समझना होगा कि अब आपसे वर्ग वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, वर्ग के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा बताया जा रहा है उसी में से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा 26/6/2016, 26/6/2016 में लोअर सेकेंड नहीं, लोअर थर्ड हुआ था। नहीं तो आप में से कुछ लोग मिलाएंगे तो उनको ये लगेगा कि यहाँ पे गलती क्वेश्चन लिखा गया है, ये लोअर थर्ड हुआ था। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो ये है जौ। जौ जो है ये महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है। अगला है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ाऊ किस प्रकार का स्वर है। अगर आपको हम 50-50 दें तो इसमें से हम 2 विकल्प को हटा सकते हैं, ये दोनों विकल्प हमने हटा दिया। अब बताइए, तो यह है पश्च समृद्ध। जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 24/4/2016 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष, अघोष और सघोष से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय के परीक्षाओं में, तो इसे तो आप तैयारी रखिए। लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा 26/6/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है ज, अघोष वर्ण। यही क्वेश्चन अभी पूछा गया था। यहाँ पे आप देखेंगे कई तरह से, जैसे ज स्पर्श संघर्षी भी है और ज एक अल्प प्राण भी है, महाप्राण नहीं है, मतलब कि अल्प प्राण है, और इसके अलावा ज अघोष वर्ण भी है। व का उच्चारण स्थान बताइए। तो वह है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। अगला है कि हिंदी शब्दकोश में कछुआ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 21/2/2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कछुआ में क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, कछुआ में क्या होता है, क होता है और उसके बाद छे होता है, तो ये है इसका किस वर्ण के बाद आता है, तो क होगा। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। मैंने आपसे ये पूछा जाए कि सबका, तो सबका आपने बता दिया कि 52 है। यहाँ पे आपको बताना है केवल कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। ये होती है 33। 33 ग्राम पंचायत में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। वह व्यंजन है, फिर से वह का उच्चारण स्थान पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, जो कि 27/12/2015 को पेपर हुआ था। तो वह है अंतस्थ। य, र, ल, व, ये होते हैं अंतस्थ। कौन उस व्यंजन नहीं है। तो उस में क्या होता है, स, 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 ह। तो इनमें कौन नहीं है, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। जेईई परीक्षा में ये भी पूछा गया था। संयुक्त व्यंजन अज्ञा किससे बनता है।
तो ये बनता है ज और यहाँ से। जी में 27/12/2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो खत्म होने वाली है, उससे पहले आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों को एक टेस्ट के रूप में लेना तो आप ऐप पे जाइए। ऐप पर जाकर के UPSSC एग्जाम में जाना होगा, वहां जाकर आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो बेहद आसान क्वेश्चन है, ये आपका सही उत्तर होगा। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 11/12/2015 में पूछा गया था। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो इनके अलावा ये फ आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्ष की बात कही गई है तो ये हो जाएगा हो। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 में मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? मतलब इनमें कौन है जो कि कंठ तालु से जिनका उच्चारण होता है? तो अभी हमने आपको बताया था, एक होता है ए और दूसरा होता है आए। तो ये आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ट वर्ग में, तो ट वर्ग में ट ठ ड ढ होता है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे आपका जो उत्तर होगा ये होगा, कमेंट करके बताइए। द, ये ट वर्ग में आता है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर होते हैं 4। ये होता है ए, आई, ओ और औ। जब संयुक्त स्वर की काउंटिंग नहीं की जाती है तो उस समय इनको हम दीर्घ में भी रख सकते हैं। अगर संयुक्त स्वर की काउंटिंग होगी तो उस समय इनको हम संयुक्त रखेंगे। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन है? अल्पप्राण, महाप्राण। तो महाप्राण व्यंजन है आपका घ। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वैसे जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है और पार्श्विक जहां पर भी पूछे आपका सही उत्तर होगा ल। कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 1/10/2019 शिफ्ट सेकंड में। बताना है कि सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला है कि वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। तो गलत तो लग रहा है, लेकिन हमें और भी सेंटेंसों को चेक करना जरूरी है, क्योंकि UPSSC में इस समय क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि सही है बताइए, लेकिन हर एक क्वेश्चन में नहीं वाला शब्द जोड़ करके क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश की जाती है। सुनो सुनो वह गा रही है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन के हिसाब से ये होगा पहला, क्योंकि इसमें बताना था कि वाक्य सही नहीं है, उसको बताइए। देखिए इस वीडियो को देखने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि UPSSC का आगे जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो इंटर लेवल पे हो, लेखपाल हो, मंडी परिषद हो, मतलब ग्रेजुएट लेवल पर भी हो, ये वीडियो आपको उन सभी परीक्षाओं के लिए फ़ायदा पहुंचाएगी। अगला है कि जो चाहे करो, यहाँ पे डैश 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 है, बस हमें तंग ना करो। इस वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा ये बताइए। जो चाहे करो, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा अर्धविराम। अर्धविराम मतलब होता क्या है? तो अर्धविराम कुछ इस तरह का बनता है, तो ये होगा अर्धविराम चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग होगा। 1/10/2019 पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? बेहद आसान क्वेश्चन है, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो देखिए इस तरह के शब्दों में सबको पता है कि ये वाला डैश जो है प्रयोग में लाया जाता है। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
विराट तेज खेलता है, विराट खेलता तेज है, तेज खेलता है विराट, विराट है तेज खेलता है तेज विराट। आसान क्वेश्चन है, भले ही केन सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। केन सुपरवाइजर 31/8/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? जैसे दिन और रात, ये दो विपरीत वाले चिन्ह है। तो अगर विपरीत वाले होंगे जैसे कि दिन और रात, लाल और पीला, इस तरह, तो यहाँ पे जो लगता है ये होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब कि इस तरह आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि समासिक पदों, पुनरुक्त, युग्म संबंधों के मध्य प्रयोग किया जाता है किसको? लोअर सेकेंड 28/7/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे अगर समासिक कोई पद होगा या फिर युग्म होगा, तो अभी हम युग्म के बारे में ही देख रहे थे इसमें, तो युग्म वाले में भी प्रयोग में लाया जाता है क्या चीज? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है जैसे कि लाभ हानि, चांद सा चेहरा, धन दौलत, तो यहाँ पे धन हो गया, यहाँ पे दौलत हो गया। तो इस तरह इसी चिन्ह के बारे में बात की गई है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसी की बात कही गई हो और उसको स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है विवरण। विवरण का प्रयोग करते हैं जैसे कि इस तरह। अगला है कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 ये एग्जाम डेट है, शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। किसी अक्षर या फिर शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ये हम करते हैं इकहरा उदाहरण, मतलब कि जहां किसी पुस्तक में कोई भी वाक्य या फिर कोई भी ज्यों का त्यों दिया गया हो, वहां दोहरे उद्धरण के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे इकहरा उदाहरण का प्रयोग करते हुए बल देते हैं। अगला है कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? बेहद सिंपल क्वेश्चन, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 10/3/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा यही आपको बताना है, तुरंत कमेंट करके बताइए। यहाँ पे बस सबका उत्तर आ चुका है, ये होगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लगा हुआ है। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 19/2/2019 में पूछा गया था। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या फिर त्रुटि है? उसने कहा, यानी कि यहाँ पे विराम लगना जरूरी था, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो किसी भी व्यक्ति की उक्ति या फिर कथन को शुरू करने से पहले विराम लगाते हैं, फिर डबल हाइफन में इसको शुरू करते हैं। कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे बाहर जाना है, इसमें रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मतलब इसको पहचानना है कि ये क्या है। मुझे बाहर जाना है, इसमें जो ये चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बेहद आसान है और इसका एक कारण ये भी है कि जो ये अल्प विराम वाला चैप्टर है ये थोड़ा आसान है और इसके अभी तक केवल 25 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक UP-SSC के एग्जाम में। तो ये है, आपको बताना है कि मुझे बाहर जाना में ये क्या है, तो ये है पूर्ण विराम। अगला है कि किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसे हम कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। कुछ क्वेश्चन टफ हैं, अधोरेखा चिन्ह कहा गया था। अगला है कि प्रश्न चिन्ह कौन सा है? बेहद सिंपल क्वेश्चन, ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? द्विरुक्ति होती है तो वहां पे कौन सा चिन्ह लगता है उनके बीच में? जैसे माता पिता, तो वहां पे लगता है हमेशा और हमेशा योजक। वन रक्षक परीक्षा 2/12/2018 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था।
निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक अगर आप इसमें देखेंगे तो निर्देशक या फिर योजक इसको कहते हैं। देखिए, अगर हम आपको पूरा एक लिस्ट बता दें तो ये है पूर्ण विराम, मतलब कि इस तरह, अल्प विराम इस तरह, फिर अर्ध विराम किसको कहते हैं तो इस तरह, योजक चिन्ह किसको कहते हैं तो इस तरह, फिर से प्रश्न चिन्ह तो इस तरह, उसके बाद लाघव चिन्ह 0 से, निर्देशक चिन्ह इस तरह, कोष्टक कई होते हैं तो जो भी कोष्टक प्रयोग में लाया जाए, इसके अलावा विस्मय आदि बोधक चिन्ह तो इस तरह। तो ये आपको सब जानना चाहिए। अगला है कि अल्प विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? अभी हमने बताया है कि अल्प विराम इनमें से कौन सा है, तो अल्प विराम है बी वाला। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, आपको बता दें कि हिंदी, रीजनिंग और इसके अलावा जीके, यूपी SSSC के जितने भी पूछे गए हैं वो सारे कवर किए जा रहे हैं, ढेर सारे कवर कर दिए गए हैं। अगर आप ऐप पर जाते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, तो वहां जाकर आप उन वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। वैसे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख पाएंगे, लेकिन ऐप पे जाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम यही है, ये थोड़ा मिस टाइपिंग है तो यही पूर्ण विराम है। क्षेत्रीय युवा कल्याण 16/9/2018 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर अगर हम इसको रेखांकित कर दें तो रेखांकित चिन्ह कौन सा है? ये जो चिन्ह है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो इसे कहते हैं लोप सूचक चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? मतलब अगर दोनों समानार्थी हों, जैसे कि जय पराजय, कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, तो यहाँ पर भी योजक का ही प्रयोग होता है। ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो निर्देशक तो विराम चिन्ह में ही आता है, इसके अलावा लाघव भी आता है जिसमें हम पॉइंट लगाते हैं या फिर 0 लगाते हैं, लेकिन उपदेशक विराम चिन्ह में नहीं आता है। ये अमीन परीक्षा 14/8/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। कोष्टक किस विराम चिन्ह का द्योतक है? अगर इस तरह दिया रहे तो हमने बता ही दिया। ये किसका है ये आपको बताना है। तो ये होता है कोष्टक। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 17/7/2016 में पूछा गया था। यहाँ पे बताना है जो ये है कि इसमें विराम चिन्ह का नाम बताइए। इस तरह। अब बताइए, इसको कहते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? वाक्य पढ़िए और यहाँ पे आपको बताना है कि किसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने में मेरी इच्छा नहीं। ये तो सही है, उचित प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे इसी वाले में, सी वाले में होगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा है, यहाँ पे इस तरह लगना चाहिए था। तो यही आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि विराम चिन्ह उपयुक्त होता है, मतलब ये जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। ये चैप्टर काफी छोटा था। ये है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक लोअर 1 भर्ती परीक्षा 28/2/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पर SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखकर भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।